तीसरे वीडियो को लेकर उपस्थित हुए हैं। पहले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन दिया था, दूसरे वीडियो में हमने सिलेबस के बारे में बताया, उसके बाद से हमने पूरे पाठ के बारे में बताया और हमने एक पार्ट शुरू भी कर दिया था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हुए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला पार्ट जो 6th लेसन है तत्वों का निष्कर्षण एवं सिद्धांत, जिसको मेटोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, धातु कर्म के नाम से जानते हैं, वो पार्ट हमने शुरू कर दिया था। आज हम लोग टॉपिक वाइज जितना भी मैंने कंटेंट लिखवाया था आप लोगों को पता होगा। यदि आप में से कोई, सबसे पहले तो आप में से कोई यदि नया है मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो जल्दी से आप वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लगातार देखने के लिए आप बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको लगातार वीडियो मिलते रहे। और जो लोग भी वीडियो देखते हैं वह अंत तक वीडियो देखें ताकि उनको ये समझ में आ सके कि वीडियो कितना ज़्यादा लाभप्रद है और इसे देखना है या नहीं देखना है आगे से है। आज हम लोग उपस्थित होंगे जो 12th का तीसरा वीडियो है, इसमें हम 6th लेसन को शुरू करेंगे। उस दिन कंटेंट मैंने पढ़ा दिया था। आइए समय ना गवाते हुए मैं लेसन को प्रारंभ करता हूँ। सबसे पहला कंटेंट में जो हम लोग का टॉपिक था वो हम लोगों को पढ़ना था एलिमेंट्स इन नेचर, यानी इसको हिंदी में हम कह सकते हैं प्रकृति में तत्व। क्या? प्रकृति में तत्व, यानी हम प्रकृति में तत्वों की उपलब्धता पर बात करते हैं। ठीक है, तो प्रकृति में जो तत्व है वो ऐसे तो आप लोगों को पता है कि प्रकृति में कुल मिलाकर 92 तत्व हैं। ठीक है, याद रखिएगा, प्रकृति में कुल मिलाकर 92 तत्व हैं। बाकी सभी के सभी तत्व प्रयोगशाला में कृत्रिम विधि से बनाए गए हैं, जिसके कारण उन्हें कहा जाता है ट्रांसयूरेनिक तत्व या कृत्रिम तत्व। ठीक है, ऐसे प्रकृति में कुल मिलाकर याद रखिएगा 92 तत्व है। बाकी सभी 22 एलिमेंट जो हैं वह सिंथेसिस हैं, प्रयोगशाला में किसी न किसी प्रायोगिक विधि द्वारा उसे बनाया गया है, रासायनिक विधि द्वारा बनाया गया है। अब बात यहाँ पर ये है जो आपके कंपटीशन की परीक्षा में पूछती है कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है, तो अभी तत्व पाने की जो बातें हैं वो एक वायुमंडल में है और एक भू प्रपट्टी पर है। हम भू प्रपट्टी पर बात करेंगे, तो याद रखिएगा कि भू प्रपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, ठीक है, एक पूरा मैं सीरीज बना देता हूँ। भू प्रपट्टी पर जो सबसे अधिक मात्रा में तत्व पाया जाता है वो ऑक्सीजन होता है। ठीक है, ऑक्सीजन, जिसको आप O से लिखते हो, ऑक्सीजन, ये पाया जाता है 45.5%। कहीं कहीं पे 48 भी है, कहीं कहीं पे 47 भी है, इसलिए कुछ नहीं गड़बड़ाना है। बस याद रखना है कि सबसे ज़्यादा प्रतिशत में ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद से जो पाया जाता है वह है सिलिकॉन, SI, सिलिकॉन पाया जाता है जो 27.7% मात्रा में भू प्रपट्टी पर पाया जाता है। इसके बाद से जो पाया जाता है वह है आपका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम Al, जो 8.3% मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद से जो जिसका नंबर आता है और जो बार बार पूछा जाता है, मैं आपको बता दूं, वह पाया जाता है आपका आयरन, यानी Fe, जिसको हम 4.5% में लेकर चलते हैं। ठीक है, इसके बाद से कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, हाइड्रोजन है। ये चार जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि भू प्रपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व पूछे तो उसको बताना है ऑक्सीजन। लेकिन कोई पूछ दे कि भू प्रपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु, तो उस समय याद रखिएगा जब पूछ दे कि धातु कौन सा है, तो मेटल में
सबसे अधिक पाया जाएगा, यानी फर्स्ट होगा एल्यूमिनियम, और एलिमेंट में फर्स्ट होगा कौन? ऑक्सीजन। याद रखिएगा, भूप्रकृति पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व पूछे तो ऑक्सीजन, लेकिन मेटल पूछ दे यानी धातु पूछ दे तो होगा आपका क्या? एल्यूमिनियम। ये प्रश्न जो है बार बार आता है, कई सारी परीक्षाओं में ये प्रश्न आया हुआ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब प्रश्न आते हैं। बस हम लोग यहाँ थोड़ा सा भ्रमित हो जाते हैं। होता क्या है कि हमें लगता है कि तत्व पूछ रहा है, हम डाल देते हैं एल्यूमिनियम को, और जब मेटल पूछता है जब तत्व पूछता है तो डाल देते हैं एल्यूमिनियम को, जब एलिमेंट पूछता है तो हम डाल देते हैं क्या? ऑक्सीजन को। तो इस प्रकार से देखो, जब एलिमेंट पूछा तो ऑक्सीजन को डाला तो सही बात है, लेकिन जब मेटल पूछा तब भी अपने ऑक्सीजन को डाला, ये गलत हो जाता है। ठीक है, इसलिए आप ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़िए, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, क्योंकि ऐसे भी कहा गया है सावधानी घटी तो दुर्घटना घटी। तो सावधानी पूर्वक आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और देखना है कि पूछ क्या रहा है। पूछेगा कि सर्वाधिक मात्रा में भूप्रकृति पर पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ऑक्सीजन, और सबसे अधिक मात्रा में भूप्रकृति पर पाए जाने वाला धातु कौन सा है, तो एल्यूमिनियम। ऐसे पूछता है तो लोगों को लगता है कि भाई लोहा तो सब जगह दिखाई देता है, तो लोहा ही होना चाहिए। जब हमको तुक्का मारना होता है हम लोग यही सोचते हैं कि भाई लोहा तो सब जगह दिखाई देता है, लोहा सबसे ज्यादा पाया जाता होगा, इसलिए नहीं इतना ज्यादा दिखाई देता है। लेकिन नहीं, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है एल्यूमिनियम धातु के रूप में, और उससे कम मात्रा में पाया जाता है लोहा 4.5% मात्रा में। ठीक है, यही ऑक्सीजन की भूप्रकृति पर बहुलता अधिक है, जिसके कारण भूप्रकृति पर जब हम लोग सलाई की तिल्ली जलाते हैं तो वो जलता रहता है। क्योंकि यदि हम ऐसे सोचते कि नाइट्रोजन अधिक है, क्योंकि नाइट्रोजन तो 78% है, ऑक्सीजन 21% है, लेकिन कहाँ? वायुमंडल में। यदि भूप्रकृति पर ऐसा होता तो हम माचिस की तिल्ली जलाते और वो जलता हुआ नहीं रहता, वो जलता हुआ नहीं रहता। ठीक है, वो बुझ जाता, हमारे जलाते ही वो माचिस की तिल्ली बुझ जाती, लेकिन वो जलता हुआ रहता है। इसका कारण ये है कि भूप्रकृति पर हम लोग हैं, और यहाँ पर जो सबसे अधिक मात्रा में जो गैस है, जो तत्व है, वो ऑक्सीजन है। क्लियर? ठीक है, ये रहा आपका भूप्रकृति पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों की सीरीज, जो 4 बहुत ही ज्यादा याद रखनी है। इसके बाद कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, तब हाइड्रोजन है, और ज्यादा जरूरी नहीं पड़ता है, बाकी आप लोग किताब से देख सकते हैं, या मेरा कुछ नोट्स वगैरह है उसको आप लोग देख सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट था मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। अब आगे कुछ चलते हैं। अब इस टॉपिक में ही एलिमेंट्स इन नेचर में एक बात और जानना है आप लोगों को कि एलिमेंट्स जो है, एलिमेंट्स आप लोगों को पता होगा कि एंटोनी लेवाइसिए के अनुसार 2 भागों में एलिमेंट्स मिलता है, एक मेटल में और एक नॉन मेटल में मिलता है। आप लोगों को पता होगा एंटोनी लेवाइसिए के अनुसार 16वीं सदी में मेटल और नॉन मेटल में एलिमेंट्स को बांटा गया था। हम लोग को पढ़ना है मेटल, यानी मेटल का एक्सट्रैक्शन यानी निष्कर्षण, धातु का निष्कर्षण। पहले आप जानिए कि प्रकृति में मेटल कितने प्रकार से होता है। प्रकृति में मेटल 2 प्रकार से होता है, एक फ्री स्टेट में और एक कंबाइंड स्टेट में। इसको याद रखना है। फ्री स्टेट जिसको हम मुक्त अवस्था कहते हैं, और इसको हम कहते हैं संयुक्त अवस्था। ठीक है, यानी 2 प्रकार से प्रकृति में आपको एलिमेंट्स मिलेंगे, एक मेटल और नॉन मेटल के रूप में। और मेटल भी नेचर में 2 प्रकार से मिलेंगे, एक फ्री स्टेट और एक कंबाइंड स्टेट। मुक्त अवस्था की धातु क्या है? तो कहा जाता है, परिभाषा है इसकी कि वैसी धातुएं जिनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है, अर्थात जो वायुमंडल के नमी, जलवाष्प, SO2, H2S, CO2 इत्यादि से अभिक्रिया नहीं करती है, यानी उससे अप्रभावित रहती है, वही क्या है? मुक्त अवस्था की धातु है। एग्जाम्पल में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, ध्यान से सोचिए।
सोचिए क्या हो सकता है जो मुक्त अवस्था में आपको दिखाई देता है प्रकृति में चारों तरफ। देखिए आप क्या दिखाई देता है, सोना दिखाई देता है, चांदी दिखाई देता है, प्लैटिनम जिसे जहाज वगैरह का पार्ट्स बनता है, देखते हैं, दिखाई देता है कि नहीं। इससे पता चलता है कि सोना, चांदी, प्लैटिनम डॉट डॉट डॉट, यहाँ से लेते हैं, नीचे से लेते हैं, सोना, चांदी, प्लैटिनम डॉट डॉट etc, ये सब मुक्त अवस्था की धातु हैं। क्या है? मुक्त अवस्था की धातु हैं। संयुक्त अवस्था इसके विपरीत हो जाती है। कहता है कि वैसी धातुएं जिनकी क्रियाशीलता अधिक होती है, जिनकी क्रियाशीलता अधिक होती है, अर्थात जो वायुमंडल के नमी, जलवाष्प, CO2, SO2, H2S, CH2 इत्यादि से अभिक्रिया कर लेती है और जल्दी से कर लेती है, ठीक है। तो ऐसी धातुओं को फ्री नहीं रखना चाहिए, जो किसी से क्रिया कर ले, किसी से मार झगड़ा करता रहे, वैसे धातु को फ्री नहीं रखना है। उसको क्या रखना है? कहीं कंबाइंड करके रखना है। जैसे हमारे यहाँ देखिए कितना अच्छा बात है कि जब कोई बच्चा बिगड़ जाता है तो क्या किया जाता है? उसका विवाह कर दिया जाता है। क्यों? पहले वो सिंगल है, एक आ गई, अब वो कंबाइंड हो गई, ठीक है। अब वो कंबाइंड हो गया, तो कंबाइंड हो गया तो उसकी क्रियाशीलता अब कम हो जाती है। अब वो ज़्यादा पहले जितना उदंडई करता काम नहीं करेगा। ठीक वही बात है, दो प्रकार की धातुएं हैं, एक मुक्त अवस्था में रहने लायक, उसको छोड़ दिया गया, एक है कि किसी से क्रिया कर रहा है और बहुत जल्दी क्रिया कर रहा है, तो इसको कंबाइंड स्टेट में रखा जाता है। ये संयुक्त अवस्था की धातुएं कहलाती हैं। एक बार फिर से मैं इसकी परिभाषा को दोहरा देता हूँ। वैसी धातुएं जिनकी क्रियाशीलता बहुत अधिक होती है और ये वायुमंडल के नमी, जलवाष्प, CO2, SO2, CH2, H2S इत्यादि से क्रिया करती हैं, संयुक्त अवस्था की धातु कहलाती है। क्लियर? ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे मान लीजिए आपका जेलेन है, एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, मान लीजिए जेलेन है, ठीक है, आपके पास Fe है, आपके पास जेलेन है, Fe है, आपके पास Pb है, ठीक है, आपके पास Na है, आपके पास K है, ठीक है, आपके पास Mg है, ये सब क्रियाशील धातु है। तो ये जेलेन के रूप में नहीं मिलेगा आपको, ये मिलेगा ZnS के रूप में या ZnCO3 के रूप में या ZnO के रूप में, ये आपको मिलेगा Fe2O3 के रूप में या Fe3O4 के रूप में, या फिर और भी FeCO3 के रूप में, ठीक है। Pb है तो ये आपको PbO के रूप में मिलेगा, PbS के रूप में मिलेगा, Na है जो अपने हाइलाइट के साथ मिलेगा, पोटेशियम भी अपने हाइलाइट के साथ मिलेगा, मैग्नीशियम भी अपने हाइलाइट के साथ मिलेगा, ठीक है। यानी ये अपने किसी ना किसी यौगिक के रूप में मिलेंगे संयुक्त अवस्था में। ये सब यौगिक हैं और मैं आपको बताऊंगा कि ये सब इसके अयस्क हैं या खनिज हैं, अयस्क हैं या खनिज है। और ये तमाम जितनी धातुएं मैंने लिया हुआ है ये सब के सब संयुक्त अवस्था की धातुएं हैं, क्योंकि ये अभिक्रियाशील हैं, ये वायुमंडल के नमी, जलवाष्प इत्यादि से क्रिया करती हैं। यही कारण है कि इन्हें कंबाइंड स्टेट में रखा जाता है और ये कंबाइंड स्टेट की मेटल्स कहलाती हैं। पहचानना हो तो वही बात, जिसकी क्रियाशीलता बहुत ज़्यादा है, इसको पहचानना हो तो क्रियाशीलता बहुत कम है। इस प्रकार से आपको पता चलेगा कि दो प्रकार का मेटल हो गया, फ्री स्टेट मेटल, कंबाइंड स्टेट मेटल, ठीक है। पहला टॉपिक यहाँ से समाप्त हो जाता है। आइए आगे की ओर चलते हैं। पूरा जितना इंपॉर्टेंट चीज होगा कम समय में आपको बताने का प्रयास करूंगा और एक्सप्लेनेशन जितना हो पाएगा अच्छे ढंग से करूंगा, ठीक है। आइए अब बी पढ़ते हैं। बी हमारा क्या, शायद आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो याद होगा, मिनरल्स एंड ओर्स, यही है ना। मिनरल्स जिसको हम कहते हैं खनिज, सबसे पहले इस टॉपिक को उठाते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं एक नंबर में निकल सकती हूँ। खनिज में आप देखिए ख है, नी है, ज है, ख है, नी है और ज। ख से
खनन नीचे ले लेते हैं और ज से जमीन। ठीक है, परिभाषा हो गया। अब देखिए जमीन के नीचे से, तो जमीन के नीचे, जमीन के जो नीचे है उसको क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? कोई चीज है खोद कर निकालेंगे, तो जो खोदते हैं उसको हम एक सुंदर भाषा में कहते हैं खनन। सुने हैं ना, वहां पे कोयला का खनन हुआ। ठीक है, तो खनन, जमीन के नीचे से खनन विधि द्वारा प्राप्त पदार्थ क्या कहलाता है? खनिज कहलाता है। एकदम आसान सा परिभाषा, शब्द नहीं परिभाषा। जमीन के नीचे से खनन विधि द्वारा प्राप्त पदार्थ खनिज कहलाता है। अब बात यह आती है कि जमीन के नीचे से खनन विधि द्वारा प्राप्त पदार्थ खनिज कहलाती है, तो भाई जमीन के नीचे से हम खनन विधि द्वारा यानी खूनकर ही आलू निकालते हैं, क्या वो खनिज है? हम लोग खूनकर ही मुरई निकालते हैं, क्या वो खनिज है? शलगम निकालते हैं, प्याज निकालते हैं, लहसुन निकालते हैं, क्या वो खनिज है? अब समस्या आ जाती है। इसलिए क्या करना है कि इसमें एक छोटा सा बात जोड़ना है कि जमीन के नीचे से खनन विधि द्वारा प्राप्त हुआ पदार्थ जिसमें धात्विक प्रकृति विद्यमान हो, जिसमें धातु की उपस्थिति हो, वही क्या है? खनिज। ठीक है, अब आलू में धातु, प्याज में धातु, लहसुन में धातु वाली बात नहीं रह गई। ठीक है, पसंद आ रही है कि जमीन के नीचे से खनन विधि द्वारा प्राप्त हुआ पदार्थ जिसमें धात्विक गुण विद्यमान हो या जिसमें धातु की उपस्थिति हो, खनिज कहलाता है। ठीक है, खनिज कहलाता है। बात क्लियर हुआ? अब हर धातु का, जितना क्रियाशील धातु है सबका अपना अपना खनिज है और खनिज के माध्यम से अयस्क है। जैसे लोहा का खनिज होता है, फिर एल्युमिनियम का खनिज होता है, फिर कॉपर का खनिज होता है, फिर जिंक का खनिज होता है। ऐसे करके आप बहुत सारे धातु को लीजिए, सबका अपना खनिज है, अपना अयस्क है। अब खनिज जब पढ़ लेते हैं तो खनिज के जस्ट बाद हम लोग पढ़ते हैं ओर्स यानी अयस्क के बारे में। ठीक है, खनिज के जस्ट बाद हम पढ़ेंगे ओर्स यानी अयस्क के बारे में। वीडियो पॉज करके आप आराम से सुन सकते हैं खनिज की परिभाषा और लिख भी सकते हैं। आप लिख लीजिएगा आराम से, एकदम जैसे मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ ठीक उसी प्रकार का पढ़ाने का एकदम प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। अब मैं दूसरा लेता हूँ अयस्क, जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में ओर्स। देखा आपने? ठीक है, ओर्स, अयस्क। अयस्क क्या है? ऐसा लोग पूछते क्या है अयस्क? तो अयस्क कुछ नया नहीं है, अयस्क वही है जो खनिज है। ठीक है, अयस्क क्या है? तो अयस्क एक खनिज है। होता क्या है कि हम सब जब जमीन के नीचे से खनन विधि द्वारा प्राप्त करते हैं धातु युक्त पदार्थ, तो वह हमारा खनिज हो जाता है। अब उसमें से जैसे मान लीजिए एक लोहा धातु का हमें 5 खनिज मिला, तो उन 5 में से हम ये देखते हैं कि किस खनिज से कम खर्च में अधिक से अधिक लोहा धातु की प्राप्ति आसानी से हो जाए। मान लीजिए लोहा को मैंने लोहा का खनिज प्राप्त किया है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, आयरन पाइराइट। ठीक है, मैंने 4 ये खनिज प्राप्त किए। अब इनमें से कोई एक होगा जो तीनों की अपेक्षा कम खर्च में आसानी से ज्यादा धातु दे रहा होगा, यानी लोहा धातु दे रहा होगा। तो जो ऐसा कर रहा होगा हम कहेंगे कि वह अयस्क, उसको एक नाम दे देते हैं पहचानने के लिए कि वह एक अयस्क है। जैसे मान लीजिए मैग्नेटाइट से हमको लोहा धातु ज्यादा प्राप्त हो रहा है, कम खर्चा लग रहा है, बाकी तीनों की अपेक्षा आसानी से हो जा रही है, तो हम कहेंगे कि मैग्नेटाइट लोहा का अयस्क है, बाकी 3 क्या हो गए? खनिज हो गए। तो खनिज का ही भाग हुआ अयस्क। इसलिए यह भी कहा जाता है कि अयस्क खनिज हो सकता है, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकता। सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ये भी बात हम लोग आराम से
कह सकते हैं, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अयस्क क्या है? तो अयस्क एक ऐसा पदार्थ होता है, ध्यान से सुनिए, अयस्क क्या है? तो अयस्क एक प्रकार का खनिज है जिससे कम खर्च में आसानी से प्रचुर मात्रा में धातु की प्राप्ति की जा सके। एग्जाम्पल CuFeS2 को लीजिए, देख रहे हैं, इसमें आपको कॉपर धातु भी मिल सकता है, लोहा धातु भी मिल सकता है, कॉपर और Fe दोनों मिल सकता है। ये कॉपर पाइराइट है, इसका नाम है कॉपर पाइराइट, ठीक है। तो इनमें से ये दोनों मिल सकता है, लेकिन इन दोनों की तुलना करेंगे, कौन अधिक मिलेगा और कम खर्च में मिलेगा। तो जानते हैं, जब आप इसे फैक्ट्री में जाइएगा और इसको निष्कर्षित करना शुरू कीजिएगा, एक्सट्रैक्शन करना शुरू कीजिएगा, तो आप पाइएगा कि लोहा धातु को इससे निकालने में, यानी इस खनिज से निकालने में ज्यादा खर्चा लगा, कम धातु मिला और कठिनाइयां भी बहुत हुई। लेकिन वही जब कॉपर को निकालने गए तो कम खर्च हुआ, आसानी से काम हो गया और ज्यादा से ज्यादा धातु की प्राप्ति हो गई, यानी कॉपर धातु की प्राप्ति हो गई। तो हम कहेंगे कि CuFeS2 Cu के लिए अयस्क है, लेकिन Fe के लिए खनिज है। CuFeS2 Cu के लिए अयस्क है और Fe के लिए खनिज है। और कंसेप्ट लगाएंगे वही, क्योंकि Cu धातु की प्राप्ति CuFeS2 यानी कॉपर पाइराइट से आसानी से कम खर्च में प्रचुर मात्रा में हो जाती है, जबकि Fe की प्राप्ति कॉपर पाइराइट से कम खर्च में आसानी से अधिक मात्रा में नहीं हो पाती है, जिसके कारण Fe के लिए ये खनिज। क्लियर? और इसी बात पर क्लियर हो जाता है कि सभी खनिज, याद रखिएगा क्या होता है, सभी खनिज अयस्क नहीं होते, परंतु सभी अयस्क खनिज होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। सभी खनिज अयस्क नहीं होते, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं, क्योंकि खनिज का ही ना भाग अयस्क है, लेकिन अयस्क का भाग थोड़े खनिज है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। इस प्रकार से हम अयस्क की परिभाषा को जान लेते हैं। और प्रत्येक धातु का अपना अपना अयस्क होता है। आइए मैं दिखा देता हूं, हम लोग अयस्क के प्रकार पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे, फिलहाल मैं ऐसे भी दिखा देता हूं। जैसे देखिए, मैं क्या करता हूं, Zn का अयस्क लेता हूं, ठीक है। जब मैं पढ़ाऊंगा बारी बारी से एक्सट्रैक्शन करूंगा तो भी क्लियर करूंगा। यहाँ पर देखिए, Zn का अयस्क होता है जिंक ब्लेंड, ZnS, जिंकाइट, चाहे हाँ जिंकाइट लिख सकते हैं, ZnO, ZnCO3 जिसको कैलेमाइन कहा जाता है, कैलेमाइन ZnCO3, ठीक है। ये Zn के अयस्क हो गए। इसी प्रकार से आपके Fe के अयस्क होंगे, इसी प्रकार से आपके Cu के अयस्क होंगे, Hg के होंगे, ठीक है। जब मैं बारी बारी से पढ़ाऊंगा तो उसको भी क्लियर करूंगा। इस प्रकार से अयस्क के बारे में हम लोग जानते हैं, इसको याद भी रखना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। एकदम मैं आप लोगों को पूरा आप इंतजार कीजिए, हर एक वीडियो का इंतजार कीजिए। जब जब वीडियो आएगा आप देखिए, आपको लगेगा कि हाँ आपके घर में पढ़ाई हो रही है और आपके लायक पढ़ाई हो रही है, आपको आसान लगेगा ये विषय। ऐसा मैं आप लोगों के समक्ष रखूंगा। बस आपको ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करना है और इंतजार करना है कि यदि इस चैप्टर का कोई बात है जो आपके दिमाग में है तो आप किसी न किसी टॉपिक में आएगा, बस इसी का इंतजार करना है। और ज़्यादा दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। आइए अब हम चलते हैं अयस्क के प्रकार में, टाइप्स ऑफ कोर्स, ठीक है। इसी का भाग है टाइप्स ऑफ कोर्स, यानी अयस्क के प्रकार। ऐसे अयस्क तो मूलतः दो ही प्रकार के होते हैं, वही एक फ्री स्टेट वाले और एक
कंबाइंड स्टेट वाले, ठीक है। फ्री स्टेट वाले वही बात है जिनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है। ये कोई धातु हो सकता है, जैसे आपको Au हो जाएगा, Ag हो जाएगा, Pt हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएंगे फ्री स्टेट वाले अयस्क जो डायरेक्ट आपको दिखाई देंगे, मिलेंगे प्रकृति में, एकदम मिल जाएंगे, ठीक है। कंबाइंड स्टेट ये अकेले रहेंगे, ये क्या होगा, ये किसी के साथ रहेगा। अब कंबाइंड स्टेट वाला जो होता है वह कई प्रकार का हो जाता है, इसको याद रखना है आपको। कंबाइंड स्टेट वाला कई प्रकार का हो जाता है, मैं आपको बता दूं। हो जाता है आपको, जैसे सबसे शुरू में स्टार्ट हो तो सल्फाइड ओस, फिर ऑक्साइड ओस, फिर नाइट्रेट ओस, ठीक है, फिर सल्फेट ओस, ऐसे जाइएगा तो बहुत आएगा, बहुत। सल्फेट के बाद आप कार्बोनेट ओस ले सकते हैं, आप हाइलाइड ले सकते हैं, ठीक है। आप ले सकते हैं क्या, हाइलाइट के बाद और ले लीजिए, फॉस्फेट ले लीजिए, इसमें क्या फॉस्फेट देख सकते हैं, बहुत सारा ये और भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नाइट्राइट हो सकता है, नाइट्राइट हो सकता है, सल्फाइड हो सकता है, ठीक है, और भी हो सकता है। कुछ महत्वपूर्ण मैंने लिखा तो कंबाइंड स्टेट वाले ओर्स, सल्फाइड ओर्स, ऑक्साइड ओर्स, नाइट्रेट ओर्स, सल्फेट ओर्स, कार्बोनेट ओर्स, हाइलाइड ओर्स और फास्फेट ओर्स के रूप में मिल सकते हैं, ठीक है। आइए मैं आपको बारी बारी से सब के बारे में बताता हूँ, बारी बारी से सबके बारे में बताता हूँ। मैं सबसे पहले उठाता हूँ आप लोगों के समक्ष सल्फाइड ओर्स, हिंदी में सल्फाइड अयस्क, ठीक है। इसमें क्या होगा, परिभाषा कैसे दिया जाए, मान लीजिए आ गया कि सल्फाइड अयस्क किसे कहते हैं, परीक्षा में आपके आ गया कि सल्फाइड अयस्क किसे कहते हैं, परिभाषा कैसे दीजिएगा। तो परिभाषा होगा कि वह अयस्क जिसमें धातु सल्फर के साथ संयुक्त रहता है, संयुक्त अयस्क है इसलिए वह अयस्क जिसमें धातु सल्फर से सल्फाइड बनता है, सल्फर के साथ संयुक्त रहता है, सल्फाइड अयस्क कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, सल्फाइड अयस्क कहलाता है, एग्जाम्पल दिखा देते हैं। जैसे आप देखिए ZnS, PbS, HgS, FeS2, Cu2S, ये आपका सल्फाइड ओर्स हो गया, ठीक है। अब मैं दूसरा लेता हूं, सल्फाइड के बाद मैंने आप लोगों के सामने जिक्र किया था ऑक्साइड ओर्स के बारे में। ये ऑक्साइड क्या होगा, परिभाषा वैसे हो जाएगी, वैसा अयस्क जिसमें धातुएं ऑक्सीजन के साथ संयुक्त रहती हैं। जैसे अब देखिए जेरेन हो, एग्जाम्पल की बात हो हम कर सकते हैं, जेरेन हो, ठीक है। हम FeO ले सकते हैं या Fe2O3 ले सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा, इससे अच्छा, ठीक है। हम Cu2O ले सकते हैं, हम क्या आगे की और भी बहुत सारा ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ले सकते हैं। ये सब ऑक्साइड है। इसके बाद हम ले सकते हैं ऑक्साइड के बाद, चलिए कोई भी, तो मैंने क्रम लिखवा दिया था, मैं एकदम लेकर चलता हूँ उसको। ऑक्साइड के बाद नाइट्रेट अयस्क ले लेता हूँ, नाइट्रेट ओर्स। तो इसमें क्या होगा, NO3 माइनस के साथ, NO3 माइनस को हम क्या कहते हैं, नाइट्रेट करते हैं, याद रखिएगा। NO3 माइनस को क्या करते हैं, नाइट्रेट करते हैं। एग्जाम्पल इसका दिखाइए, आपने कहा सर एग्जाम्पल दिखाइए, ज़्यादा समझ में आएगी। मैं भी कहता हूँ एकदम, जब भी किसी बात को समझाना हो तो एग्जाम्पल दिखाइए आप परीक्षा में, पेपर पर, ठीक है। आइए देखिए, अब जैसे मान लीजिए सोडियम है,
तो सोडियम अपने नाइट्रेट के रूप में रहता है, लेकिन नाइट्रेट आयस हो गया। इसी प्रकार से KNO3 पोटेशियम अपने नाइट्रेट के साथ मिला, तो ये नाइट्रेट कोर्स हो गया ना, ठीक है। इसके बाद से सर और कुछ दिखाइए, तो नाइट्रेट सल्फाइड मैंने बताया, ऑक्साइड बताया, नाइट्रेट बताया। इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ सल्फेट, सल्फेट ओर्स आपको समझ में आ रहा होगा। सल्फेट ओर्स में क्या होगा, SO4 माइनस MgCa डॉट 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 ETC सल्फेट ओर्स के रूप में मिलते हैं। MgCa डॉट 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 ETC सल्फेट के रूप में, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट हुआ, कैल्शियम सल्फेट हुआ, ठीक है, सोडियम सल्फेट हुआ, तो ये सब आपको क्रियाशील धातुएं सल्फेट ओर्स के रूप में आपको मिलेंगी, ठीक है। आइए और भी दिखाते हैं, इतना आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं, या धीरे धीरे आप समझिए, इसको समझ में आएगा। सल्फाइड, ऑक्साइड, नाइट्रेट, सल्फेट, और आगे लेकर चलते हैं। आइए कार्बोनेट के बारे में बताते हैं। कार्बोनेट यानी CO3 2 माइनस आपको मिलेगा, ठीक है, CO3 2 माइनस आपको मिलेगा, ठीक है। अब देखिए कार्बोनेट में क्या होगा, जैसे ZnCO3, यहाँ पर जिंक धातु कार्बोनेट के साथ है, इसलिए हम इसको कहेंगे कार्बोनेट है। परिभाषा समझ में आ रहा है ना, कैसे बोलना है। वैसे धातु है वह अयस्क जिसमें धातुएं कार्बोनेट के साथ संयुक्त हो, यहाँ देखिए Zn धातु कार्बोनेट के साथ संयुक्त है, इसलिए कार्बोनेट अयस्क है, ठीक है। FeCO3 इसका नाम पहले मैंने इसका नाम सीधे राइट है, ठीक है। CuCO3 into CuOH होल ट्वाइस मैलेकाइट, ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, कार्बोनेट अयस्क। इसके बाद से हम हाइलाइट अयस्क ले सकते हैं, हाइलाइट हाइलाइट करने से समझ में आ रहा है FCl Br एंड I के साथ धातु रहेगा। हाइलाइट हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, एस्टेटोटीन को नहीं दिया जाता, ठीक है। तो हाइड्रोजन के साथ धातुएं रहेंगी, जैसे NaCl के रूप में, KCl के रूप में, AgKCl के रूप में, MgCl2 के रूप में, डॉट डॉट डॉट, ये सब हाइलाइट अयस्क में आएंगे, ठीक है। फॉस्फेट अयस्क की मैं बात करूं, फॉस्फेट कि भाई फॉस्फेट ओर्स किसे कहते हैं, तो ये क्या होगा, PO4 3 माइनस के साथ रहेगा। फॉस्फेट में धातुएं क्या होंगी, PO4 3 माइनस के साथ होंगी। इसको ध्यान में रखना है कि फॉस्फेट में धातुएं जो होंगी PO4 3 माइनस के साथ होंगी, ठीक है। जैसे कैल्शियम, तो कैल्शियम को देखिए Ca3PO4 होल ट्वाइस, कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में है, ठीक है। इसी प्रकार से एल्युमिनियम फॉस्फेट डॉट डॉट डॉट, खासकर कैल्शियम के लिए बातचीत चलता है। इस प्रकार से आप बात समझ रहे होंगे, ऐसे बहुत सारा हो जाएगा, नाम रखते जाइए। उसमें क्या करना है, धातु को जोड़ देना है। सल्फाइड मैंने कहा, सोडियम के साथ जिंक के साथ सल्फर रख दिया तो जिंक सल्फाइड हो गया। इस प्रकार से सल्फाइड अयस्क, ऑक्साइड अयस्क, नाइट्रेट अयस्क, नाइट्राइट अयस्क भी हो सकता था, सल्फेट अयस्क, सल्फाइड अयस्क भी हो सकता था, कार्बोनेट अयस्क, हाइलाइट अयस्क, फॉस्फेट अयस्क, ठीक है, बहुत सारा अयस्क हो सकता है। ये सब के सब कंबाइंड है, कैसे समझ में आ रहा है, यहाँ पे धातुएं किसी दूसरे के साथ कंबाइंड है, संयुक्त रूप में है, इसलिए सब के सब संयुक्त अयस्क। यहाँ से आपका अयस्क का जो डिफिनेशन है वह समाप्त होता है और अयस्क के प्रकार भी समाप्त होते हैं। अब हम लोग सी में चलते हैं, ठीक है, एकदम बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। मैंने जो कंटेंट आप लोगों को लिखवाया है उसी को पकड़कर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। सी में चलते हैं। सी में है कि सम इंपॉर्टेंट, पहले तो मेटोलॉजी के बारे में जान लेना है, छोटा सा परिभाषा है। मेटोलॉजी
and some important points related to metallurgy. ठीक है, धातुकर्म, मेटलर्जी को हिंदी में हम लोग कहते हैं धातुकर्म। धातुकर्म सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। तब धातुकर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद रिलेटेड टू मेटलर्जी, धातुकर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं या पद के बारे में हम लोग जानेंगे। धातुकर्म क्या है? ये कोई नया नहीं है, ठीक है, एकदम नया नहीं है ये। धातुकर्म का मतलब होता है कि अयस्क से धातु को निकाल लेना और उसको शुद्ध करना। तो आप समझिए, क्या आज ही हम लोग अयस्क से धातु को निकालते हैं? पहले नहीं होता था। धातु कर्म का प्रोसेस बहुत पुराने जमाने से चलते आ रहा है। जब इतनी कंपनियां विकसित रही थी तब से चलते आ रहा है। कुछ घरेलू मेथड द्वारा भी काम किया जाता था। क्यों? आप सुनिए, आप सोचिए, तांबा कितना पुराना है। पहले तांबा का उपयोग होता था, तांबा का बर्तन बनता था ना। अधिकांश चीजें तांबा का बना होता था, एल्यूमिनियम का बना होता था। तो आप समझ सकते हैं यहाँ से कि मेटलर्जी प्रोसेस कोई बहुत नया नहीं है और बहुत हार्ड नहीं है। जब कोई थ्योरी नहीं था तब के लोग आराम से इस मेटलर्जी प्रोसेस को करते थे। आज आपके पास थ्योरी है तो आप समझिए कि आप और कितने अच्छे ढंग से इस मेथड को पढ़ पाइए या कर पाइए। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं कि मेटलर्जी क्या है। मैंने परिभाषा बताया, बहुत आसान परिभाषा है, एकदम प्रैक्टिकली सोचना है, कभी याद नहीं करना है विज्ञान को याद करना ही नहीं है, एकदम प्रैक्टिकली सोचना है। आप देखिए, मेरा उम्र भी ज़्यादा नहीं हुआ लेकिन मुझे, आप समझते होंगे सब कितना याद, मुझे याद नहीं है। मैं हमेशा प्रैक्टिकली सोचता हूँ, इसीलिए कभी कभी कुछ गलतियाँ भी हो जाती है, मैं मिटा देता हूँ तो नहीं देखिए गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा प्रैक्टिकली सोचता हूँ और उसी पर आधारित मैं अपने से परिभाषा को बनाकर आप लोगों को समझ रख देता हूँ। परिभाषा तो शब्दों का जाल है, बस कंटेंट हमें क्लियर होनी चाहिए, क्या इसमें ये चीजें हैं। बाकी सब तो शब्दों का जाल है, तो शब्द में पीरो कर रख देना आपके साथ, लेकिन जो मेन कंटेंट है, जो मेन एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जो प्रैक्टिकल हो रहा है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। वही चीज है, देख कितना सुंदर से बात। मान लेते हैं कि ये हमारा अयस्क है, ये अयस्क मिला, इसमें से मान लेते हैं ये ब्लैक वाला जो है हमारा Fe है। तो इस अयस्क से इस एक ही धातु को निकालना, जब हम इससे निकालेंगे तो ये शुद्ध नहीं होगा। अब हम इसको शुद्ध करेंगे, तो ये कर रहे थे, एक प्रक्रिया है ना, एक प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे धातुकर्म। समझ में आ गया होगा कि अयस्क से धातु को निष्कर्षित करना और इसे शोधन करना ही धातुकर्म है। अयस्क से धातु का निष्कर्षण एवं इसके शोधन के प्रक्रम को, यानी धातु के शोधन के प्रक्रम को धातुकर्म कहा जाता है। बात क्लियर? क्या करना है? अयस्क से धातु को निकालना है और धातु को शुद्ध करना है, वो आपका धातुकर्म हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। अब है कि धातुकर्म से संबंधित, याद रखिए, आपको याद हो गया होगा धातुकर्म क्या है। अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा धातु का शोधन। कौन सा धातु? उस धातु का शोधन मतलब जो धातु निकाला गया, क्या कहलाएगा? मेटलर्जी कहलाएगा। अब है कि सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू मेटलर्जी। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम आधात्री या गैंग के बारे में जानेंगे, जिसको अशुद्धि या उपद्रव भी कहा जाता है।
इसके बाद से हम उसको दूर करेंगे, एकदम प्रोसेस पर है। हम पहले अयस्क लेने गए तो भाई उसमें क्या हुआ, कुछ अशुद्धियाँ मिली तो उसको एक नाम दे दिया, ये गैंग है। अब हम उस गैंग को अयस्क से दूर कर रहे हैं तो अयस्क का सांद्रण हो गया, तो उसका पद है। अब ये सांद्रण की विधियाँ बहुत अलग अलग है, उसको स्टेप्स ऑफ मेट्रोलॉजी में पढ़ा जाएगा, ठीक है। उसके बाद से हम क्या करेंगे, अब उसको हम ऑक्साइड में बदलेंगे। तो ऑक्साइड में बदलने के लिए दो मेथड है, एक जारन है, एक निष्कापन है। जारन क्या है, निष्कापन क्या है, ये जानेंगे। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे कि उसमें कुछ और द्रवणशील अपद्रव्य होते हैं जिन्हें द्रवणशील करने के लिए उसमें हम बाहर से पदार्थ मिलाएंगे, जिसको हम गालक या द्रावक कहते हैं। फिर वह पदार्थ उस गालक या द्रावक से, गालक या द्रावक जो है वह अद्रवणशील अपद्रव्य से क्रिया करके द्रवणशील अपद्रव्य बनाएगा, जिसको हम धातु मल कहेंगे, ठीक है। इसके बाद से अंत में हम प्रगलन करेंगे, ठीक है। प्रगलन जिसको हम अवकरण कहते हैं, धातु के ऑक्साइड से धातु को निकालेंगे। तो चूंकि ऑक्साइड से धातु निकल रहा है यानी ऑक्सीजन का हानि होगा तो अवकरण हो गया। तो प्रगलन को अवकरण भी कहा जाता है। अवकरण 3 मेथड द्वारा होता है, 4 मेथड द्वारा, उसको भी हम लोग यहाँ पे आज क्लियर करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले बारी बारी से चलते हैं कि आपको पढ़ना क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहले एक बार आप लोगों को लिखवा देते हैं, आप लोग पर में लिख लीजिएगा इसको। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो गैंग के बारे में जानते हैं, गैंग के बारे में। तब जाकर हम जानते हैं ड्रेसिंग ऑफ पोर्स, ड्रेसिंग ऑफ पोर्स। तब जाके हम क्या करते हैं, रोस्टिंग के बारे में पढ़ते हैं, रोस्टिंग के बारे में पढ़ते हैं। तब जाकर हम कैल्सिनेशन के बारे में पढ़ते हैं, कैल्सिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। तब जाकर हम क्या करते हैं, कैल्सिनेशन पढ़ने के बाद हम फ्लक्स के बारे में पढ़ते हैं। फ्लक्स के बारे में पढ़े, फ्लक्स 2 प्रकार का हो जाएगा, एक एसिडिक और एक बेसिक, ये भी हम जान लेंगे यहाँ पर। तब जाके हम स्लैग के बारे में पढ़ते हैं, स्लैग मतलब धातु वाला होता है। तब जाके हम स्मेल्टिंग के बारे में पढ़ते हैं, स्मेल्टिंग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। स्मेल्टिंग के बारे में पढ़ते हैं, स्मेल्टिंग या इसको आप कह सकते हो रिडक्शन, ठीक है। अब ये रिडक्शन जो है आपका 3 प्रकार से होगा, एक थर्मो रिडक्शन हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद से आपका C या CO रिडक्शन हो जाएगा, और इसके बाद से आपका थर्माइट रिडक्शन हो जाएगा, थर्माइट रिडक्शन। और अंत में आपको मिलेगा इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन। सबसे अंत में होगा आपको इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन। शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन फिर से मैं इसको ऊपर पढ़ाऊंगा, इसलिए आप लोग चिंता न करें। दिखाई दे रहा हो तो उसको आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। इसमें गैंग पढ़ना है, ड्रेसिंग ऑफ पोर्स, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, फ्लक्स, स्लैग, स्मेल्टिंग या रिडक्शन। आइए बारी बारी से इसको हम करते हैं। बहुत ही छोटा छोटा पॉइंट है, लेकिन परिभाषा 2 नंबरिया में बिहार बोर्ड के लिए या CBSE के लिए भी 2 या 3 नंबर में आ सकता है, या इससे संबंधित कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, जिसको MCQ कहा जाता है, ठीक है। आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं गैंग के बारे में। गैंग, सबसे पहले तो आप जानिए कि गैंग को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं। गैंग को हिंदी में हम कहते हैं अधात्री या गैंग, आप स्पष्ट रूप से कहते हैं। इसको अपद्रव्य भी कहा जा सकता है, ठीक है, या अशुद्धियां भी कहा जा सकता है। कहा जाता है कि अयस्क में विद्यमान अशुद्धियों या अपद्रव्यों को ही गैंग कहते हैं। याद रखिए, अयस्क में विद्यमान अशुद्धियों या अपद्रव्यों को ही गैंग कहा जाता है, यानी अधात्री या गैंग कहा जाता है, जो अपद्रव्य अयस्क में होता है। ये आपका कंकर हो सकता है, बालू हो सकता है, मिट्टी हो सकता है, कीचड़ हो सकता है, कीचड़ युक्त जल हो सकता है, ठीक है। ये आपका गैंग होगा। अब इसके बाद से दूसरा मेथड क्या करते हैं लोग, दूसरा करते हैं अयस्क का सांद्रण।
ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं पर इसका सांद्रण लिखता है, कहीं कहीं पे सर्जिकल है, दोनों सही है। ठीक है, ड्रेसिंग ऑफ कोर्स, ड्रेसिंग ऑफ कोर्स इंग्लिश में, ठीक है, जो मैंने बताया। ठीक है, तो अयस्क का सांद्रण या सर्जिकल ये क्या है? तो कहता है कि किसी भी, ध्यान से सुनिए, अयस्क का सांद्रण या सर्जिकल, तो किसी भी अयस्क में जो अपद्रव्य है यानी गैंग है, इसे अयस्क से दूर करने की प्रक्रिया अयस्क का सांद्रण है। यानी अयस्क में विद्यमान अशुद्धियों या अपद्रव्यों को अयस्क से दूर हटाने की प्रक्रिया अयस्क का सांद्रण या सर्जीकरण कहलाती है, ड्रेसिंग ऑफ कोर्स कहलाती है। इसके लिए मेथड बहुत सारे हैं जो हम धातु कर्म के चरण में यानी स्टेप्स ऑफ मेटलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हाथ से छूकर, फिर गुरुत्व पृथक्करण विधि, फिर जाके आपका फेन उत्प्लावन विधि, फिर चुंबकीय पृथक्करण विधि, फिर निक्षालन विधि है। ठीक है, ये सब प्रोसेस हैं, इसको हम लोग जानेंगे। इसका सामना समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर जो हम आपको पढ़ने को मिलेगा वो हमको मिलेगा क्या? जारण। याद रखिए, इसको भर्जन भी कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं रोस्टिंग। क्या कहते हैं? रोस्टिंग कहते हैं। जारण या भर्जन अंग्रेजी में कहते हैं रोस्टिंग। इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिए, इसमें हम कुछ नहीं करते हैं। जो सांद्रित अयस्क है, अयस्क तो सांद्रण हो गया, अब जो सांद्रित अयस्क है उसका हम ऑक्साइड में परिवर्तन करते हैं। तो ऑक्साइड में परिवर्तन करने के लिए हम या तो सांद्रित अयस्क को O2 की उपस्थिति में गर्म करेंगे या O2 की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे। अब O2 की उपस्थिति में गर्म करना सल्फाइड अयस्क के लिए होता है, O2 की अनुपस्थिति में गर्म करना सल्फाइड अयस्क को छोड़कर बाकी सबके लिए होता है, तो वह निस्तापन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर परिभाषा दी जाती है कि सांद्रित अयस्कों को O2 की उपस्थिति में तीव्रता से गर्म कर धात्विक ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया जारण या भर्जन कहलाती है, और प्रायः सल्फाइड अयस्क का जारण या भर्जन किया जाता है। तो हम कोई भी एक सल्फाइड अयस्क ले लेंगे, कहता है कि सल्फाइड अयस्क को O2 की उपस्थिति में गर्म कर इस अयस्क को, इसका नाम हो जाएगा आपका जिंक ब्लेड। ठीक है, इस अयस्क को ऑक्साइड में बदलेंगे तो ZnO मिलेगा और SO2 गैस बनकर बाहर निकलेगा, ये आपका जिंक ऑक्साइड होगा। इसी प्रकार से मैं क्या करता हूं कि PbS लेता हूं, PbSO2 साइन ऑफ एरो मैं गर्म करता हूं। यहाँ पे क्या सल्फाइड अयस्क है, याद रखिएगा जारण या भर्जन किसके लिए होता है? सल्फाइड अयस्क के लिए होता है। याद रखिएगा कि सल्फाइड अयस्क के लिए ही जारण या भर्जन होता है, जारण या भर्जन होता है, इसको नोट कीजिएगा। अब मैंने सल्फाइड अयस्क लिया, इसका नाम है गैलेना। क्या नाम है? गैलेना। ये बनाएगा PbO2 और प्लस में SO2 बाहर निकाल दिया, ये देखिए लेड ऑक्साइड मिल गया, ये आपका लेड ऑक्साइड हो गया, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे ये जारण या भर्जन है, क्यों है? क्योंकि O2 की उपस्थिति में सल्फाइड अयस्क को गर्म करके धातु ऑक्साइड में बदला जा रहा है, ये जारण या भर्जन। ठीक है, अब इसी के समकक्ष हम लोग विस्थापन को पढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं हम। वीडियो को पॉज करके आप आराम से लिख सकते हैं। अभी तक 3 पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़ा है, चौथा पढ़ते हैं। ठीक है, बस वीडियो सब समाप्त होने के कगार पर है। आज का चौथा पॉइंट जो है, हम लोग निस्तापन के बारे में जानते हैं। निस्तापन, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन करते हैं। जारण का उल्टा कर दिया जाए तो कैल्सिनेशन हो जाएगा, निस्तापन हो जाएगा। याद रखिएगा, जारण का हम भर्जन भी करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब जारण या भर्जन का उल्टा कर दिया, यानी
सांद्रित अयस्क को O2 की उपस्थिति में गर्म कर धात्विक ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया जारन है। तो इसमें क्या होना चाहिए? सांद्रित अयस्क को O2 की अनुपस्थिति में गर्म कर धात्विक ऑक्साइड में बदलने की क्रिया निस्तापन है। यानी दोनों में धात्विक ऑक्साइड में बदला जाएगा, लेकिन उसमें O2 की उपस्थिति में होगा और इसमें O2 की अनुपस्थिति में होगा। यही ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें ऑक्साइड या कार्बोनेट अयस्क लिया जाता है। एग्जाम्पल में मैं ले लेता हूँ, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा। मैंने एक कार्बोनेट अयस्क देख रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको हीट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे O2 की उपस्थिति नहीं लिया है, O2 लिया था तो प्लस O2 करता, या वायु का मतलब भी O2 होता। मैंने प्लस O2 नहीं किया, यहाँ पर मुझे मिलेगा ZnO प्लस में CO2 गैस का निकल। ये आप जानते हैं कैलेमाइन ओर है, कैलेमाइन ओर है यानी अयस्क है। ये आपका जिंक ऑक्साइड है। तो यहाँ से बात आपको क्लियर हो गया होगा कि कार्बोनेट अयस्क का हमने क्या किया, निस्तापन किया है, क्योंकि O2 की अनुपस्थिति में क्रिया हुई है। इसके अलावा हम ऑक्साइड का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। FeCO3 लेंगे तो FeO प्लस CO2 मिलेगा, ठीक है। ये आपका निस्तापन का परिभाषा हो गया। अब निस्तापन के ठीक बाद 5 नंबर हम लोग पढ़ते हैं फ्लक्स के बारे में, जिसको आप हिंदी में कह सकते हो द्रावक या गायक। तो ये कुछ नहीं होता है, ये वाह्य पदार्थ होता है। क्या है? वाह्य पदार्थ। क्यों? तो ध्यान दीजिए, अयस्क में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अयस्क में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अद्रवणशील अपद्रव्य होते हैं, यानी अशुद्धियां होती हैं जो अद्रवणशील होती है, यानी द्रव में नहीं बदलती हैं, ठीक है। जैसे हमारा शरीर है, या कपड़ा है, कपड़ा है ना, कपड़ा है, तो कपड़ा में कुछ ऐसे भी गंदगियां होती हैं जो साधारण जल से धोने से नहीं होती हैं, यानी वो घुलनशील उसमें नहीं होती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, बाहर से सर्फ का उपयोग करते हैं, सर्फ लगाते हैं तो उसके साथ मिलकर निकल जाता है। तो जो बाहर से हम सर्फ लेते हैं वो आपका फ्लक्स या द्रावक है, द्रावक या गालक, गालक मतलब गलाने वाला, द्रावक मतलब द्रव में बदलने वाला, ठीक है, बस सुना रहा है ना। तो जो सर्फ है वहां पे द्रावक या गालक का काम कर रहा है। अब वह सर्फ क्या करेगा, उस गंदगी से क्रिया करके उसे द्रवणशील बना देगा, और जो द्रवणशील पदार्थ बनेगा वह आपका धातु मल, उस कपड़े का मैल होगा, कपड़ा मैल, कपड़ा मैल, वो कपड़ा का है तो कपड़ा मैल, और यहाँ पर चूंकि ये धातु का मल होगा, यानी इसलिए इसको हम कहेंगे धातु मल, यानी धातु मैल, ठीक है। आम ठेठ भाषा में कहे तो धातु मैल, इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं स्लैग, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब इसको हम इस पर लाते हैं। कहता है कि अयस्क में कुछ अद्रवणशील अपद्रव्य विद्यमान होते हैं, जिन्हें द्रवणशील करने के लिए बाह्य पदार्थ मिलाया जाता है, जिसे हम गालक कहते हैं। क्या कहते हैं? गालक या द्रावक कहते हैं। याद रहेगा, गालक या द्रावक कहते हैं। गालक या द्रावक मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, एक अम्लीय गालक और एक क्षारीय गालक। अम्लीय गालक जिसकी प्रकृति अम्लीय होती है, जैसा धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति, जैसे मान लीजिए SiO2 है, मान लीजिए P2O5 है, तो ये आपका अम्लीय गालक में आएंगे। क्यों? फास्फोरस अधातु है, सिलिकॉन भी उस प्रकार का होता है कि अम्लीय गालक। तो और ये क्षारीय गालक जिसकी प्रकृति क्षारीय होती है, धातुओं का ऑक्साइड, जैसे मान लेते हैं हमारे पास FeO उसमें मिला हुआ है, CaO मिला हुआ है, ठीक है, ये क्षारीय गालक है, कैल्शियम ऑक्साइड FeO। ये क्यों बता रहे हैं सर? तो बुआ ये चीज इसलिए आप लोगों को बताया जा रहा है क्योंकि जब आप गालक को डालिएगा तो आप समझ के डालिए कि आपके पास अशुद्धि कौन सा है। यदि आपके पास अद्रवणशील अपद्रव्य FeO है तो आप FeO डालिएगा तो फिर कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। FeO डालिएगा तो फिर कोई काम नहीं करेगा, आपको वहां पर डालना पड़ेगा SiO2, तब ना वह SiO2 से FeO से क्रिया करके फेरस सिलिकेट बना लेगा, क्योंकि FeO एक क्षारीय गालक है और क्षारीय उदासीन करेगा अम्लीय। यदि अद्रवणशील अपद्रव्य अयस्क में
अम्लीय है यानी SiO2 है, और फिर उसमें आप SiO2 डालिएगा तो अम्लीय अम्लीय कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इसके विपरीत डालना पड़ेगा क्या, CaO। जैसे ही आप CaO डालिएगा तो ये क्षारीय हो जाएगा, उसमें अम्लीय है तो क्षारीय अम्लीय से क्रिया करके उदासीन कैल्शियम सिलिकेट लवण बना लेगा जो द्रवणशील हो जाएगा और वो बाहर निकल जाएगा। यही करना था, इसलिए ये दो चीज पढ़ा रहे हैं कि गालक दो प्रकार के होते हैं, अम्लीय और क्षारीय। जिसकी प्रकृति अम्लीय होगी वह अम्लीय गालक और जो क्षारीय होगा वो क्षारीय गालक। क्यों, कैसे हम उपयोग करेंगे ये भी बात मैंने बता दिया। यदि अशुद्धियां क्षारीय हो तो डालेंगे अम्लीय गालक, यदि अशुद्धियां अम्लीय हो तो डालेंगे क्षारीय गालक। गालक का काम है अद्रवणशील अपद्रव्य को द्रवणशील कर देना। अब जैसे ही उस पदार्थ को उसमें हम डालते हैं तो वह क्या करता है, उस अद्रवणशील अपद्रव्य से क्रिया करके उसे द्रवणशील में बदल देता है। उस द्रवणशील पदार्थ को ही हम, याद रखिएगा, जो फ्लक्स है वह इम्प्यूरिटी से क्रिया करके एक पदार्थ बनाएगा जिसको हम कहेंगे स्लैग। स्लैग यानी धातु में जो फ्लक्स हमने डाला था वह इम्प्यूरिटी यानी अशुद्धियों से क्रिया करके बनाएगा स्लैग यानी धातु। एग्जाम्पल दिखाते हैं इसका, तब आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। इसका एग्जाम्पल दिखाते हैं तब ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक हमें अशुद्धि मिला है, अयस्क में CaO लिख देते हैं, इम्प्यूरिटी है ये, अशुद्धि हो गया। तो मैं क्या करूंगा इसमें, क्योंकि अब मैं नेचर पहले चेक करूंगा। नेचर क्या है इसका, नेचर क्या बताइए, नेचर आपका बेसिक है, नेचर बेसिक है। तो नेचर बेसिक है तो मैं इसमें क्या डालूंगा, एसिडिक फ्लक्स डालूंगा। अब ये रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके CaSiO3 बनाएगा, नाम है कैल्शियम सिलिकेट। और ये है क्या, तो ये आपका स्लैग है। बात समझ आ गया होगा आप लोगों को। यहाँ पर हमने एसिडिक फ्लक्स क्यों लिया, क्योंकि इम्प्यूरिटी CaO थी। यदि हमारी इम्प्यूरिटी एसिडिक नेचर की होती तो हम फ्लक्स लेते बेसिक, क्लियर। और एक फ्लक्स इस इम्प्यूरिटी जो अद्रवणशील अपद्रव्य था इससे क्रिया करके इसे द्रवणशील में बदल दिया है, और इस द्रवणशील पदार्थ का ही नाम है धातुमल। क्लियर, बात स्पष्ट हो गया। अब सबसे अंतिम टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, 6 टॉपिक हम लोगों ने पढ़े। सबसे अंतिम टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सबसे अंतिम टॉपिक 7 नंबर, प्रगलन या अवकरण, जिसको हम सभी स्मेल्टिंग के नाम से जानते हैं, स्मेल्टिंग, या आप इसे रिडक्शन कर सकते हैं ना। परिभाषा एकदम आसान है, कहता है कि मेटालिक ऑक्साइड को, जो सिंपल परिभाषा है उसको मैं बताता हूं। मेटालिक ऑक्साइड को किसी अवकारक की उपस्थिति में C या फिर CO के साथ उच्च ताप पर गर्म कीजिए। मेटालिक ऑक्साइड को C या CO के साथ उच्च ताप पर गर्म कीजिएगा तो आपको मेटल मिलेगा, और CO या CO2 गाढ़ हो जाएगा। यदि C रहेगा तो CO बनाकर, और CO रहेगा तो CO2 बनाकर, क्योंकि एक O यहाँ से मिलेगा, एक O मिलेगा तो CO, यहाँ पर ऑलरेडी CO है तो CO2 बनाकर निकल जाएगा। यहाँ पर ये प्रोसेस जो होगा आपका प्रगलन होगा, ये प्रोसेस क्या होगा, प्रगलन होगा। इसको हम अवकरण क्यों कहेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन का यहाँ से क्या होगा, वियोग होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल में क्या है, देखिए मेरे पास Zn है, मेटल का ऑक्साइड हुआ, कौन सा, जिंक ऑक्साइड, साइनाफेर, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, अभी मैं इसको C के साथ गर्म करता हूँ, हीट लेता हूँ, तो आप देखिएगा क्या बनेगा, Zn निकल जाएगा कौन चीज, CO, देख रहे हैं क्या बना, Zn, और निकल गया CO। यहाँ से आप देखिए O का
क्या हुआ है, वियोग हुआ है। आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा होगा, O का वियोग हुआ तो ये आपका रिडक्शन हुआ, तो रिडक्शन हुआ तो इसे आप प्रगलन के साथ साथ अवकरण भी तो कर सकते हैं ना। इसलिए मैं इस चीज को बता रहा था कि प्रगलन को ही अवकरण कहा जाता है। प्रक्रिया क्या है, तो इसमें धात्विक ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति में तीव्रता से गर्म किया जाता है तो मेटल की प्राप्ति होती है, और ये प्रोसेस रिडक्शन मेथड भी कहलाता है या प्रगलन कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही मैं PbO लेता हूँ, मैंने CO ले लिया तो क्या मिलेगा, Pb और प्लस में CO2, यहाँ से O निकला और यहाँ से O निकला, आप देख सकते हो यहाँ पे O आ गया, CO2 बना हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से प्रगलन और अवकरण हो जाता है। अब अवकरण 3 प्रकार का होता है, एक ऊष्मीय अवकरण, दूसरा कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड अवकरण, तीसरा थर्माइट अवकरण, और चौथा होता है आपका वैद्युत अपघटन अवकरण। लेकिन इसको अच्छे ढंग से पढ़ने के लिए अच्छा रहेगा कि हम स्टेप्स ऑफ मेटोलॉजी में पढ़ें। यहाँ ये छोटे छोटे कुछ टॉपिक थे जिसको क्लियर करना था, इसलिए मैं यहाँ पर बता दूँ। ठीक है, ये पूरे के पूरे टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद से इसके टाइप को हम लोग स्टेप्स ऑफ मेट्रोलॉजी में पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने पढ़ा है मेट्रोलॉजी के इम्पॉर्टेंट टर्म तक। मेट्रोलॉजी क्या है इसको तो मैंने बताने का प्रयास किया। अगले वीडियो को फिर से और भी ज़्यादा आकर्षक बनाने का प्रयास किया जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सभी वीडियो को भी आप अंत तक देखें, इसके लिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा। आपका बहुत बहुत आभार कि लगातार आप वीडियो को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियो को अंत तक देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि ऐसे ही सब्सक्राइबर बढ़ते रहे और मेरा जोश और जुनून भी इसी प्रकार से बढ़ते रहे, और आप लोगों के लिए मैं हमेशा सेवा में तत्पर रहूं और वीडियो ऐसे ही बनाकर आप लोगों की सेवा में रखता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।